हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इन्वायरमेंटल बॉटनी की इस क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल बॉटनी के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ये जो वीडियो जूलॉजी और बॉटनी की चलाई जा रही है, ये आप किसी भी टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार पीसीएस, यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस, डी ट्रिपल एसवी, एनवीएस, केवीएस, झारखंड डाइट, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो जहाँ पे बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, चाहे वो जूलॉजी हो या फिर बॉटनी हो, जहाँ पे पूछी जाती है उन सब में ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ ये क्लास आपके लिए जो आप बिहार टीआरई पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको बॉटनी और जूलॉजी के अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अगर आप कोई स्पेशल आपकी डिमांड है, कोई स्पेशल बुक आप पढ़ना चाहते हैं पीजीटी के लिए जूलॉजी और बॉटनी की, तो आप उसको भी रिकमेंड हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्ट इन इंडिया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस पीजीटी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीजीटी 2013 में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन 15 अगस्त 1950, 20 सितंबर 1910, 1 अप्रैल 1973 या 26 जनवरी 1986। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अ, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया और इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1973 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा नागा अर्जुन सागर श्री सैलम। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम अभ्यारण्य ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में 50 जो है टाइगर आरक्षित क्षेत्र हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए 50वां टाइगर आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है कामलांग। कामलांग ये जो है 50वां टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें आपको गलत जोड़े का चयन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला दिया है राइनासोर्स। राइनासोर्स जो है ये काजीरंगा नेशनल उद्यान यानी नेशनल पार्क जो असम में है वहाँ उसके लिए फेमस है, तो बिल्कुल सही बात है। राइनासोर जो है राइनासोर काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है ये राइनासोर के लिए फेमस है। दूसरा दिया एलिफेंट के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल वाला प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है लायन सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में तो है, लेकिन ये लायन के लिए नहीं, टाइगर के लिए है। किसके लिए है? टाइगर अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगर शेरों के लिए पूछा जाए तो शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, शेरों के लिए। और जो मस्क डियर है इसके लिए केदारनाथ नेशनल पार्क उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा गलत है। ठीक है, लायन के लिए जो है वो गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। सरिस्का किसके लिए है? सरिस्का टाइगर के लिए है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडा या फिर राइनासोर्स के लिए फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। केदारनाथ नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। किसके लिए फेमस है? मस्क डियर के लिए। ठीक है, और लायन के लिए जो है वो गिर नेशनल पार्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सेलाचलम जीव मंडल की स्थापना कहाँ और कब हुई? वेयर एंड व्हेन द सेलाचलम बायोस्फीयर वाज एस्टेब्लिश्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा 2010 आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। शेषाचलम जीवमंडल जो है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना 20 तारीख 20 सितंबर 20 सितंबर 2010 को हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है चित्तूर। कौन सा जिला है? चित्तूर।
एक मिनट, चित्तूर जिला है, चित्तूर जिला यहाँ पे जो है सेलासलम ज्योमंडल का जो है स्थापना हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैस कौन सा है, यानी कि कौन सी वो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC तीनों ही ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा मीथेन जिसे CH4 कहते हैं ये भी जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जिम्मेदार है, ऑर्गन नहीं जिम्मेदार है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये सारी जो है ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल जीवन भोग रहे प्राणी डैश अनुकूलन दर्शाते हैं, यानी एनिमल्स लैंडिंग एक्वेटिक लाइफ सो डैश एडाप्टेशन, कैसा एडाप्टेशन दर्शाते हैं ये। तर्डशील यानी नेटेट्रोयल, वायलेंट, कुर्सोरियल या फिर फोसोरियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तर्डशील। जल जीवन जी रहे प्राणी जो हैं ये तर्डशील अनुकूलन दर्शाते हैं। यह अनुकूलन प्रायः तैरने वाले प्राणी ही दर्शाते हैं, जैसे आप लोग शार्क, जेलीफिश, डॉल्फिन, मगरमच्छ, ये सब जो होते हैं ये नेटेटोरियल जो है दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है, कौन सा डिजीज है जो रासायनिक खादों के उपयोग से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन पहले देख लीजिए, मिनी माता पारा से होता है, मरकरी से। आप लोगों से क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि मिनी माता किसकी कमी से होता है, तो ये Hg, जब जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो मिनी माता होता है। इटाई कैडमियम की मात्रा अधिक होने पे होती है। सिकल सेल एनीमिया ये एक आनुवंशिक विकार है जो जीन में जब गड़बड़ी होती है तब होता है, लेकिन मेथेमायोग्लोबिनिया जो है ये रासायनिक खादों के उपयोग से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से उनमें उपस्थित जो उपचायक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचते हैं वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं, और हीमोग्लोबिन लौह का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरिक दशा में आ जाता है। इस प्रकार उपचयित लोहयुक्त हीमोग्लोबिन को मैथेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपसे पूछा है। तो खाद्य श्रृंखला का क्रम कैसे आप लगा सकते हैं कि जिस चीज़ को जो जंतु खा सकता है उस हिसाब से लगा सकते हैं। पहला दिया है मेढक, मेढक को सर्प खाता है, बिल्कुल सही बात है। सर्प को बाज खाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाज को टिड्डा कभी नहीं खाएगा। बाज को क्या टिड्डा कभी खा सकता है, नहीं खाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाज को सर्प खाएगा, नहीं खाएगा। टिड्डा घास खाएगा, टिड्डा घास जो है वो टिड्डे को खाएगा, गलत। घास, टिड्डा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सर्प और सर्प को खाएगा बाज। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला छोटे जंतुओं से बड़े जंतुओं की तरफ लगाई जाती है, इसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला कड़ी माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादपों हेतु सूक्ष्म पोषक है। पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी लघु पोषक तत्व। बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट की तो इसमें होता है क्लोरीन, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, निकिल और मॉलिब्डेनम। ये सब कैसे होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसमें आपको कौन सा दिया है, इसमें आपको दिया है ऑप्शन बी मैग्नीज। इसके अलावा बात करें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लघु पोषक तत्व होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रवास के पश्चात एक जाति के नए क्षेत्र में सफल स्थापना को क्या कहते हैं। एक मतलब सफल स्थापना को क्या कहेंगे। ऑप्शन एग्रीगेशन, कंपटीशन, इसेशन, इसेसिस यानी अस्थापना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसेसिस। ठीक है, ऑप्शन सी। किसी जीवन के प्रवास के पश्चात किसी दूसरे स्थान पर पहले से कुछ नई जातियां जो है वो रह रही हैं, वहाँ पर कोई जाके जो है अपना सफल निवास बना ले, उसी को अस्थापना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजातियां जल क्रमक की निमग्न अवस्था को दर्शाती हैं? विच ऑफ द प्लांट स्पीसीज रिप्रेजेंट द सबमर्ज्ड स्टेज ऑफ हाइड्रोसेरा? ऑप्शन आइकॉर्निया व ट्रैपा, जंक्स व कोरकश, टाइफा व र्यूमेक्स, या फिर यूट्रिकुलेरिया व इलोडिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूट्रिकुलेरिया व इलोडिया जो है ये जो है जलमग्न अवस्था को दर्शाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरम समुदाय का एक ओ माय गॉड चरम समुदाय का एक चरम समुदाय सिद्धांत प्रस्तुत किया। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया? ये थ्योरी जो है वो क्लीमेंट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा? क्लीमेंट के द्वारा। जब अंतिम टर्मिनल समुदाय लंबी अवधि के लिए स्थिर हो जाता है तो यह क्षेत्र की जलवायु के साथ संतुलन में खुद को बनाए रख सकता है, तो इसे ही चरमोत्कर्षण समुदाय के रूप में जाना जाता है। और इसके बारे में किसने बताया? क्लीमेंट ने बताया था। किसने बताया था? क्लीमेंट ने। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है? कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? कपड़ा, ये तो सड़ गल जाता है। सीसा, यही नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। चमड़ा गल जाता है, लकड़ी भी गल जाती है, लेकिन सीसा जो होता है ये अनअपघटनीय पदार्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो आसानी से पचा नहीं पाते हैं, मतलब इसे जो है डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र असादी चक्रण प्रकार का होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस? कौन सा इसमें बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ सेडिमेंट्री टाइप का कौन सा बायोलॉजिकल साइकिल होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। फास्फोरस जीवों के संगठन का एक मुख्य घटक है। पौधे इन्हें आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इनके चट्टानों के अपरदन या अपक्षयन द्वारा यह मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर आर, वायु में कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन से हैं? तो वायु में कार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो होते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं पूरा ना पढ़ के आपको सही जवाब बता देती हूँ। हाइड्रोजन साइनाइड व पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे आप पैन के रूप में जानते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड, ये वायु के जो है कार्बनिक गैसीय प्रदूषक होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप जो है वो क्या कहलाएंगे? ऑक्जेलोफाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑक्जेलोफाइट्स कहलाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लवणीय मृदा में उगने वाले क्या कहलाएंगे? हेलोफाइट्स कहलाएंगे। उसके अलावा अगर रेत में उगने वाले पूछा जाए तो वो सेमोफाइट्स कहलाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीबी पैरस जर्मिनेशन इज फाउंड इन, बीबी पैरस जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हेलोफाइट्स होते हैं उसमें बीबी पैरस जर्मिनेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लवण युक्त मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इनके बीज जो है फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, इसी को बीबी पैरस कहा जाता है। पीजीटी बॉटनी 2002, राजस्थान पीसीएस और उसके अलावा पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार में सर्वाधिक जल धारक क्षमता होती है? कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा जल अपने पास स्टोर कर पाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, क्ले मृदा। क्ले मृदा जो होती है ये सबसे ज़्यादा जो है अपने पास जल स्टोर करती है। इसके बाद आती है सिल्ट्स यानी कि जो गाद है ये स्टोर कर पाती है। उसके बाद आती है दोमट स्टोर करती है, और सबसे कम जो जल स्टोर करती है वो बलुई मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है, ये सबसे कम स्टोर करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? क्ले सॉइल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालाबों में पादप पल्लवक कार्य करते हैं। द फाइटोप्लैंक्टन इज द पॉन्ड्स एक्ट एज, तालाबों में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो किसके रूप में कार्य करते हैं? उत्पादक के रूप में। तो बिल्कुल सही बात है, पॉन्ड में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये उत्पादक के रूप में ही कार्य करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटी मछलियाँ प्राथमिक उपभोक्ता व बड़ी मछलियाँ द्वितीय उपभोक्ता के रूप में कार्य करती हैं। अगर पूछ लिया जाए छोटी मछलियाँ किसके रूप में काम करेंगी, तो देखिए
पॉन्ड का जो सिस्टम होगा, सबसे पहले उत्पादक होगा, यहाँ पे फाइकोप्लैंक्टन होंगे, फिर छोटी मछलियाँ होंगी, ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी, ये द्वितीय उपभोक्ता होंगे। तो इसी हिसाब से इनको डिनोट किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से किसमें प्रदर्शित होती है? बायोमास, एनर्जी, नंबर या फिर वैल्यूम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसमें? एनर्जी में। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो दक्षता है वो सबसे अच्छा किसमें प्रदर्शित होगा? एनर्जी में, ऊर्जा पिरामिड द्वारा। किसमें? ऊर्जा पिरामिड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता ऊर्जा पिरामिड द्वारा जो है सबसे अच्छी दर्शाती है। ऊर्जा का नियम, जो ऊर्जा हस्तांतरण का नियम है कि 10% ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, ये किसने दिया था? तो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने ये जो नियम है वो दिया था। किसने? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन श्रृंखला सही है? तो सही क्रम आपको लगाना है वही छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटे से बड़े की तरफ, कीट जो है वो मछली को कभी नहीं खा सकती, गलत है। मछली जूप्लैंक्टन खाते हैं, जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन कभी नहीं खाएंगे। जूप्लैंक्टन को फिश खाती है। ठीक है, जूप्लैंक्टन जो है वो फिश को नहीं खाएगी। जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन क्या जूप्लैंक्टन को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को इंसेक्ट खाएगा और इंसेक्ट को फिश खाएगा। यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध है? यानी कि कौन सा वो स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है? केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क या फिर डेजर्ट नेशनल पार्क? तो सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि ये सारे नेशनल पार्क उपस्थित कहाँ हैं। बात करें केवलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और यही जो है यूनेस्को में शामिल है। पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब ये शामिल हुआ? तो ये 18 अक्टूबर 1976 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसके अलावा काजीरंगा, मानस, सुंदरवन और नंदा देवी, ये 5 नेशनल पार्क जो है यूनेस्को में शामिल हुए थे। कौन सा? केवलादेव, काजीरंगा, मानस, सुंदरवन और नंदा देवी, ये तीनों जो है इसमें शामिल नहीं है। रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में। माधव और डेजर्ट कहाँ है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माधव नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति है कौन सा जो है संकटापन्न पक्षी प्रजाति है? ऑप्शन, पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगल क्रो और पैट्रिगिड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विश्व स्तर पर संकटपन्न पक्षी प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में इसके शिकार पर जो है वो प्रतिबंध हो गया है क्योंकि इसकी संख्या जो है वो घटती जा रही है। हाल में भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए 108.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है और यह शुतुरमुर्ग की तरह ही दिखता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? किसी जंतु की मृत्यु से जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी फूड चैन, इंडेफिक फूड चैन, डेट्रस फूड चैन या ग्रेजिंग फूड चैन? सही जवाब हो जाएगा, जो मृत जीवों से शुरू होती है वो डाइट्रस फूड चैन कहलाती है। और यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन, पेन है। पेन क्या है? पेन का फुल फॉर्म पूछ लिया। हम लोगों ने कई बार देखा, पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये पेन का फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? तो ये जो है आंखों में चिड़चिड़ाहट, श्वसन में समस्या आदि जो है समस्या उत्पन्न करती है और ये द्वितीयक प्रदूषक होता है। कैसा होता है? द्वितीयक प्रदूषक होता है। इसके साथ साथ ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना वनस्पति उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वनस्पति उद्यान पूछा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा
और सबसे पुराना वनस्पति उद्यान जो है वो शिवपुर में है। शिवपुर आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वानस्पतिक उद्यान, इसका पुराना नाम भारतीय वानस्पतिक उद्यान था। ये शिवपुर हावड़ा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे? कोलकाता। पहले इसका नाम जो था वो क्या था? भारतीय वनस्पति उद्यान हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान के नाम से रख दिया गया। इसकी स्थापना 1787 में रॉबर्ट किड के द्वारा किया गया था। अगर वहीं से आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1789 में सम्राट नवाब सादत अली खान के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाए दार्जिलिंग में क्या है, तो दार्जिलिंग में लॉयड वनस्पति उद्यान है। कौन सा? लॉयड वनस्पति उद्यान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी शिवपुर हावड़ा में स्थित है, सबसे पुराना। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर हावड़ा स्थित किया गया। शिवपुर हावड़ा किसके द्वारा मतलब ये स्थापित किया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि किड के द्वारा स्थापित किया गया, रॉबर्ट विलियम किड। किसके द्वारा? रॉबर्ट विलियम किड। ऑप्शन ए सही जवाब। कब? 1787 में। और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्विद अनुकूलन नहीं होता है? कौन सा जो है वो जीरो फिट एडॉप्टेशन नहीं रखता है? पहला, सतह पर उपस्थित मोमीय परत, प्रेजेंस ऑफ एरन कायमा, प्रेजेंस ऑफ कैम फिजियोलॉजी या प्रेजेंस ऑफ क्लोरेन कायमेटस सेल्स इन द स्टेम हाइपोडर्मिस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ एरन कायमा। एरन कायमा जो है जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रखती हैं जो मृद विद के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूलॉजिकल गार्डन आर साइट ऑफ, जंतु उद्यान स्थल कहाँ है? जंतु उद्यान स्थल कहाँ है? एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जूलॉजिकल गार्डन उद्यान जो है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो एक्स-सीटू होते हैं, इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्क, चिड़ियाघर, बीज बैंक, ये सभी जो है वो शामिल किए जाते हैं। जबकि बात करें इन-सीटू की, तो इसमें जीव व वनस्पति जातियों को उनके बाह्य क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सवाना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शामिल है। सवाना में क्या शामिल है? तो सवाना में बिखरे पेड़ और झाड़ियाँ यानी स्कैटर ट्री और ब्रेसेस जो हैं वो शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। भारतीय सवाना में समानता वृक्ष, झाड़ियाँ, प्रोसोपिस, जिफिक, एकेसिया, ब्यूटिया, ये सभी जो हैं वो शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, यूवी उत्परिवर्तन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट म्यूटेजेनेसिस इज प्राइमरी कॉज्ड बाय, किसके कारण? हाइड्रोक्सिल अमीन, डाइमेराइजेशन, दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूटी उत्परिवर्तन यानी परावैंगिक किरणों का आयनीकरण जो है वो आयनिक किरणें हैं, ये मतलब आयनीकृत किरणें होती हैं जो डीएनए अणु में थायमिडीन के डाइमर बना देती हैं और उत्परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। इससे डीएनए अणु में असामान्य झुकाव देखने को मिलता है, यानी ये डाइमेराइजेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवाणुओं में थायमीन डाइमर आसानी से प्रेरित हो जाते हैं? किसके द्वारा हो जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा यूवी किरण के द्वारा जो है, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो है जीवाणुओं में थायमीन डाइमर जो है वो आसानी से इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषक से हुआ? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पारा यानी मरकरी, माँ से मिनीमाता, इसकी वजह से जापान में 1953 में अचानक से एक मतलब रहस्यमय बीमारी से लोग ग्रसित होने लगे। जो मछुआरी वगैरह थे, जब जांच हुई तो पता चला कि इस बीमारी, इनकी जो मांसपेशियां वो कमज़ोर पड़ने लगी, व्यक्ति अंधा हो गया और इस बीमारी को क्या नाम दिया गया? मिनीमाता रोग दिया गया। ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ? पारा मरकरी या इसी को HG लिखा जाता है, इसकी वजह से हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिनीमाता बीमारी का कारण क्या है? वातावरण में आर्सेनिक का जमाव, बिल्कुल नहीं। पीने के पानी में मनुष्य के अपशिष्ट निर्मुक्त, बिल्कुल नहीं। तीसरा है फैक्ट्री में अवशिष्ट मरकरी पानी का निर्मुक्त होना, बिल्कुल यही सही जवाब है। मरकरी की अधिकता के कारण जो है मिनीमाता रोग होता है, माँ से मरकरी, माँ से मिनीमाता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। PGT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो
मरकरी की अधिकता होगा, ठीक है, मरकरी की कमी नहीं, मरकरी की अधिकता। कैडमियम की कमी से कौन सी रोग, सॉरी, कैडमियम की अधिकता से कौन सा डिजीज होता है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैतृक जीन पुल की युग्मलीन यानी एलीन आवृत्तियों के संदर्भ में संतान की आनुवंशिक अपेक्षाओं को व्यक्त करने वाला प्रसिद्ध सूत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ओपेरिन, हार्डी वेनबर्ग, मेंडल या लैमार्क? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हार्डी वेनबर्ग। हार्डी वेनबर्ग ने संतानों व पैतृक जीन रूप आवृत्तियों व जीन पूल से संबंधित एक सूत्र दिया जिसे समानता हार्डी वीन समीकरण कहा गया। सूत्र क्या था? सूत्र था P+Q=1, पी स्क्वायर +2PQ+Q² = 1, जहाँ P तथा Q एक लक्षण से संबंधित दो एलील की आवृत्तियां हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इसी को हार्डी वीन वर्ग समीकरण कहा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड जो हमेशा सीधा रहता है, कौन सा पिरामिड है पारिस्थितिकी में जो हमेशा सीधा रहता है यानी कभी भी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 10% ही ट्रांसफर होगा और ये कभी जो है उल्टा नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड कहीं भी पूछ ले वो हमेशा आपको सीधा ही देखने को मिलेगा। बात करें जीवभार यानी बायोमास का पिरामिड, ये उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है? उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। जबकि ऊर्जा का जो पिरामिड है ये हमेशा सीधा ही रहेगा। संख्या का पिरामिड जो होगा ये उल्टा होता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होता है। संख्या का पिरामिड कैसा होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि संख्या का पिरामिड जो है वो क्या उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, या उल्टा रहता है या सीधा रहता है। बाकी बात करें जीवभार की पिरामिड, तो जीवभार का जो पिरामिड है ये हमेशा उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होगा? तो ऊर्जा का पिरामिड ये कभी उल्टा नहीं होगा, ये हमेशा सीधा रहता है। कैसा रहता है? हमेशा सीधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम, सॉरी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ आप खुद देख सकते हैं। राजस्थान पीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी बायोलॉजी, उत्तर प्रदेश जीआईसी, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो हमेशा सीधा होगा, वो कहीं भी पूछ ले, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीआईसी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो कौन सा होगा? ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन सी। एक ही क्वेश्चन को कितने एग्जाम में पूछा गया, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक पादप विविधता पाई जाती है? किसमें जो है मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है हमेशा पादप विविधता देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ का जो वर्षा होता है न्यूनतम 175 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसी को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पिरामिड डायमर तब बनते हैं जब कोशिकाओं का संपर्क होता है। तो पिरामिड डायमर कब बनते हैं? जब कोशिकाएं अल्ट्रावायलेट रेज से संपर्क करती है तो डीएनए में डायमर बनते हैं, ठीक है, पिरामिड डायमर बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब बनते हैं? जब कोशिकाएं जो है अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आती हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या फिर इसी को आपको दे दे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आदिम वातावरण क्या है? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कौन सा है? रिड्यूसिंग, ऑक्सीकरण, तटस्थ या सामान्य? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग। पृथ्वी का आदिम वातावरण जो है वो रिड्यूसिंग यानी अपचायक था, जिसमें ऑक्सीजन संभवतः नहीं था, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है और बताया जाता है कि तब जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रयोग कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो चक्रीय नहीं होगा, अर्धचक्रीय नहीं होगा, हमेशा अचक्रीय होगा। इसका कोई भी चक्र नहीं चलेगा। ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? अपराइट होता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण हेतु वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसकी स्थापना भारत में प्रकृति का समकालीन भाग है? जिसकी स्थापना भारत में प्रकृति का समकालीन भाग है, कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, पेरियार या फिर गिर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें काजीरंगा की तो यह असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क शेर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह केरल में स्थित है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग प्रिंट जो है वो सही नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रापा फल के कांटे होते हैं रूपांतरित। ट्रापा फल के जो कांटे हैं वो किस में रूपांतरित होते हैं? बहपत्ती, पत्ती, स्टैमन या फिर स्टाइल? तो ट्रापा के जो कांटे होते हैं वो बहपत्ती यानी कि सेपल्स में रूपांतरित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रैपा क्या होता है? तो सिंघाड़ा, जिसे आप कॉमन भाषा में सिंघाड़ा कहते हैं। इसके फल के ऊपर आप लोगों ने कांटा देखा होगा, ये बाह्य दल यानी सेपल्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोजेक्ट मस्क डियर 1974 में शुरू किया गया किस नेशनल पार्क में? तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि जो केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान, जो केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और ये जो है मस्क डियर प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है। मस्क डियर प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया गया। कब चलाया गया? 1974 में। ठीक है, कस्तूरी केवल नरमृग में पाई जाती है, औषधीय गुण होता है। ठीक है, और इसी में जो है कस्तूरी जो है वो पाई जाती है और इसके औषधीय गुण भी होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। IUCN के सहयोग से 1974 में यह योजना चलाई गई थी। क्यों? क्योंकि जो कस्तूरी मृग है, मस्क डियर जो है ये विलुप्त हो रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों का अध्ययन करें। पहला दिया है पेट्रोलियम रिफाइनरी, अच्छा उद्योग दिया है, और उत्सर्जित प्रदूषक तत्व दिया है। मतलब कौन से उद्योग से कौन से प्रदूषक तत्व निकलते हैं? तो पेट्रोलियम रिफाइनरी से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, सही है। दूसरा है पेंट एंड पिगमेंट से नाइट्रोबेंजीन और एलिन निकलता है, ये भी सही है। तीसरा है टेनरी से क्लोरीन और लेड निकलता है क्या? हाँ, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। किस ऑप्शन में दिया है? 1, 2, 3 ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप एक वीडियो में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू।